स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR धन और वैयक्तिक रूप से तथा परोपकारी लोगों से दान एकत्र करना है। 2. वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित बैंक खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत ट्रस्ट को छूट प्रदान की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट। स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व धन और वैयक्तिक रूप से तथा परोपकारी लोगों से दान एकत्र करना है, अतः कथन 1 सही है। गृह मंत्रालय ने एक समर्पित बैंक खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत ट्रस्ट को छूट प्रदान की, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है जो त्वचा, जननांग क्षेत्र तथा गले को प्रभावित कर सकता है। 2. कम से कम 14 प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV में कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिनमें HPV प्रकार 16 और 18 सबसे अधिक ऑन्कोजेनिक होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV यह एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है जो त्वचा, जननांग क्षेत्र तथा गले को प्रभावित कर सकता है, अतः कथन 1 सही है। कम से कम 14 प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV में कैंसर होने की संभावना होती है, जिनमें HPV प्रकार 16 तथा 18 सबसे अधिक ऑन्कोजेनिक होते हैं, अतः कथन 2 सही है। सरकारी कार्यक्रम में कैंसर, जननांग मस्से एवं प्रायः होने वाले HPV उपभेदों 16, 18, 6 और 11 के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए एक क्वाड्रीवैलेंट टीके का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTADC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन वर्ष 1985 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदायों के विकास एवं अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। 2. इसके पास केवल कार्यकारी शक्तियां हैं और यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTADC आदिवासी समुदायों के विकास एवं अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 1985 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTADC का गठन किया गया था, अतः कथन 1 सही है। TTADC जिसके पास विधायी एवं कार्यकारी शक्तियां हैं, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 28 निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2. इसमें एक अर्धन्यायिक निकाय की संरचना होती है जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। 3. CCI के सदस्यों की नियुक्ति एक पैनल द्वारा की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत मार्च 2009 में स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उत्पादकों के लिए समान प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र सुनिश्चित करना
और उपभोक्ता कल्याण के लिए बाजार क्षमता का संवर्धन करना है। अतः कथन 1 सही है। इसमें एक अर्ध न्यायिक निकाय की संरचना होती है जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। अतः कथन 2 सही है। सीसीआई के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पीति घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ठंडी पर्वतीय मरुस्थलीय घाटी है। 2. यह वृहद हिमालय पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। 3. यह घाटी दक्षिण पूर्व में किन्नौर जिलों, दक्षिण में कुल्लू और उत्तर में जांस्कर व लद्दाख की घाटियों से घिरी हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्पीति घाटी यह हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ठंडी पर्वतीय मरुस्थलीय घाटी है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह वृहद हिमालय पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन 2 सही है। यह घाटी दक्षिण पूर्व में किन्नौर जिलों, दक्षिण में कुल्लू और उत्तर में जांस्कर व लद्दाख की घाटियों से घिरी हुई है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनजेडीजी पोर्टल संपूर्ण देश के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। 2. इसे ई कोड परियोजना के चरण 2 के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी पोर्टल संपूर्ण देश के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। अतः कथन 1 सही है। यह ई कोड परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाए गए 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामले के विवरण का एक डेटाबेस है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि संबद्ध डेटा को वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है और इसमें तालुका स्तर तक विस्तृत डेटा शामिल होता है। इसे ई कोड परियोजना के चरण 2 के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, दीपोर बील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कर्नाटक में स्थित मीठे जल की एक स्थायी झील और साथ ही एक पक्षी अभयारण्य है। 2. यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व की धारा में स्थित एक नदी आर्द्रभूमि है, जो मुख्य नदी के दक्षिण में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दीपोर बील यह असम में स्थित मीठे जल की एक स्थायी झील और साथ ही एक पक्षी अभयारण्य है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व की धारा में मुख्य नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी आर्द्रभूमि है। अतः कथन 2 सही है। दीपोर बील प्रवासी पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का वास स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से भूपर पट्टी में पाया जाता है। 2. व्हाइट हाइड्रोजन मुख्य रूप से कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण अथवा प्राकृतिक गैस या मीथेन के वाष्प मीथेन पुनर्विरचन यानी SMR से प्राप्त होता है। 3. अमेरिका, पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों सहित विश्व भर में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार पाए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण अथवा प्राकृतिक गैस या मीथेन के वाष्प मीथेन पुनर्विरचन यानी SMR द्वारा मुख्य रूप से ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त होता है, जिसमें आमतौर पर कार्बन गहन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। प्राकृतिक रूप से भूपर पट्टी में व्हाइट हाइड्रोजन पाया जाता है और इसे एक आशाजनक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रायः अन्य अणुओं के साथ संयोजन में पाया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अमेरिका, पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों सहित विश्व भर में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार पाए गए हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शरणार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो गंभीर मानवाधिकारों के हनन और उत्पीड़न के खतरे के कारण अपना देश छोड़ चुका हो। 2.
यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और उसके प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हकदार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शरणार्थी। शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसने गंभीर मानवाधिकारों के हनन और उत्पीड़न के खतरे के कारण अपना देश छोड़ दिया है। अतः कथन एक सही है। किसी व्यक्ति को शरणार्थी के रूप में चिन्हित होने के लिए सुपरिभाषित और विशिष्ट आधार सुनिश्चित किए गए हैं जिनकी पुष्टि करनी होती है। वे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और उसके प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हकदार हैं। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, ड्राई आइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को संदर्भित करता है। दो, इसका उपयोग ड्राई आइस ब्लास्टिंग जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सफाई प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में ड्राई आइस या शुष्क हिम को माउथ फ्रेशनर समझकर उसका सेवन करने से एक गंभीर घटना हुई, जिससे इस पदार्थ की घातक प्रकृति का पता चला। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को संदर्भित करता है। अतः कथन एक सही है। इसका उपयोग साधारणतः शीतलन एजेंट के रूप में आइसक्रीम, डेजर्ट आदि जैसे खाद्य उत्पादों के लिए किया जाता है, किंतु इसका उपयोग उचित तरीके से न करने की दिशा में यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो बड़ी मात्रा में श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सांस फूलना यानी हाइपरकेपनिया और अन्य गंभीर जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र जैसे निकायों के अनुसार ड्राई आइस को कभी भी छूना अथवा उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा एवं शरीर के आंतरिक अंगों दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसका उपयोग ड्राई आइस ब्लास्टिंग जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सफाई प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। अतः कथन दो सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समुद्र लक्ष्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दो, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।